हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग अपना क्लास 12 रेनबो का पोएम के सीरीज़ को आगे कर रहे हैं दोस्त। पिछले पोएम्स में हम लोग उसका सारांश पढ़े, पोएम को पढ़े और हर पोएम के वीडियो में लास्ट में हम पीडीएफ को अटैच कर रहे हैं दोस्त, ताकि आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन आंसर भी तैयार मिल जाए। सारा क्वेश्चन आंसर से तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, अपने से लिखने की कोशिश करना है दोस्त। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, अपने से ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने का, और जहाँ दिक्कत हो उसके बाद इस पीडीएफ को इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपको मजा आएगा, लिख के चेक भी कर लीजिएगा कि हम कितना लिख पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी। तो ठीक है, आज हम लोग अपना अगला पोएम स्टार्ट करेंगे दोस्त, एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब क्या होता है दोस्त? एपिटैफ का मतलब होता है जब कोई इंसान, देखिए जैसे क्या है कि जो कवि हैं ये हम लोग के यहाँ के तो है नहीं, ये अंग्रेज कवि हैं, तो अधिकांशतः जो चीज़ होगा ये अपने यहाँ का चीज़ मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब वहाँ पर कोई मरता है तो हम लोग के यहाँ जला दिया जाता है, ठीक है, दफनाया भी जाता है। बट अंग्रेज लोग क्या करते हैं, उसको दफनाने के बाद वहाँ पर एक क्रॉस पत्थर लगा देते हैं एंड दे राइट समथिंग ओवर देयर, वहाँ पर कुछ वो लिख देते हैं उनके याद में, उनका नाम, उनका जन्म, उनका मरण, वो क्या थे क्या नहीं करते थे, जिसको जैसा है अपने ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर लिखवा दिया जाता है। तो उस स्मृति लेख को, स्मरण लेख को, उस क्रॉस पे जहाँ पर सब कुछ लिखा जाता है उसको, उसी को हम लोग एपिटैफ बोलते हैं दोस्त। तो यहाँ पर जो कवि हैं वॉल्टर डिलामेयर, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं दोस्त, बहुत फेमस, बहुत रिनाउंड, बहुत जबरदस्त। वॉल्टर डिलामेयर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। मतलब वॉल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ? 1873 से 1956, ये उनका पीरियड था। 1873 में इनका जन्म कहाँ हुआ? कार्लटन, केंट में, मतलब इंग्लैंड का एक शहर है केंट, वहीं पर एक जगह है कार्लटन, वहीं पर उनका जन्म हुआ। He lost his father at the age of 4. 4 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, यानी इनके पिताजी का देहांत हो गया। And had to move with his family to London. और उसके बाद इनको अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट होना पड़ा। अब वहां से, केंट से लंदन आ गए ये पूरे परिवार के साथ। He is known for his sensitive concern with the world of children. ये किस तरह से जाने जाते हैं, इतने प्रसिद्ध कैसे हुए? ये बच्चों से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखे, बहुत ही सेंसिटिव कविता, संवेदनात्मक कविताएं लिखे, जिससे बच्चों के साथ इनका लगाव बहुत लाजवाब रहा। क्यों? क्योंकि बचपन में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। तो देखिए भैया, जो इंसान अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, जिसको खोता है, सिर्फ उसी को उसका दर्द का एहसास होता है। अगर जिस बच्चों के पिताजी नहीं होंगे, माताजी नहीं होंगी, उसको अपने माँ का प्यार, पिता का प्यार का अभाव आजीवन महसूस होगा। तो जिस चीज़ की आपको कमी होती है, आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं। तो वॉल्टर डिलामेयर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उनके पिताजी नहीं थे, इस कारण से क्या हो गया, उनको अपने पैतृक प्रेम, पिताजी का जो प्रेम था, वो से ये वंचित रह गए। इसलिए ये बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा लिखना शुरू किए। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल मतलब क्या होता है? अलौकिक, मतलब इनह्यूमन, जो इंसान लोग नहीं कर सकते। अब हम आपके सामने खड़े हैं, आप हमको बोलेगा सर जी जादू करके हमको नचा दीजिए, ये संभव तो नहीं है। लेकिन सुपर नेचुरल जो लोग रहेंगे वो आपको कर सकते हैं। जैसे भगवान लोग आपको कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर में सुपर नेचुरल पावर होती है, अलौकिक क्षमताएं होती है। सुपर नेचुरल का मतलब आप देखते होंगे मूवी मार्वल वाला, सब सुपर नेचुरल हीरो, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका, ये सब जो मूवी आता है। अब यहां पर क्या बोलता है? ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इनकी जो कविताएं थी, कौन सी? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पिकॉक पाई, इन्होंने सपनों की दुनिया में एक गजब का एक चिन्ह छोड़ा, छाप छोड़ा बच्चों के बीच में। बट इवन दीज सॉन्ग्स देयर इज नोट ऑफ मेलैंकली। इतना सुंदर कविता लिखने के बाद भी इसके अंदर में निराशा की झलक आती है। मेलंकली मतलब
निराशा, मतलब निराशा। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए कितना बड़ा बात बोले हैं कवि। हम लोग क्या बताना चाहते हैं? आधुनिक जीवन, जो आजकल जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें इनह्यूमन कंडीशन मतलब अमानवीय अवस्थाओं को चित्रित करने का बहुत ही जबरदस्त प्रयोग किए हैं, ये बहुत अच्छे से प्रकट किए हैं। ही shows his genius by evincing fresh interest in old themes। अब देखिए कितना सुंदर बात बोले हैं। ये क्या किए हैं? अपने इस अनुभव को, इस ज्ञान को अपने पुराने सोच, पुरानी कविताओं, पुराने विचारों के साथ बहुत सुंदर से प्रकट करने का कोशिश किए हैं। एविंसिंग मतलब सबके सामने लाना, उजागर करना, रिवील करना, प्रकट करना। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। और जो याद होगा आपको, जो द्वितीय क्वीन एलिजाबेथ थी, सेकेंड, इंग्लैंड की महारानी, उन्होंने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया। सोचिए इतने लाजवाब कवि थे। ठीक है, अब क्या है? अब हम लोग पोएम को देखते हैं दोस्त। एन एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब तो हम आपको बता ही दिए हैं, स्मृति लेख, स्मरण लेख, जो जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, वहाँ जो पत्थर से एक स्लैब टाइप का बनाया जाता है, उसका नाम हमको नहीं पता है, उसके ऊपर जो स्मृति मैंने खुदाई करके लिखवाया जाता है, उसी को हम लोग एपिटैफ बोलते हैं दोस्त। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब देखिए कितना सुंदर बात बोले हैं। ये जहाँ दफनाया हुआ है वहाँ के बारे में बोल रहे हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर बहुत, सबसे ज्यादा, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर महिला को यहां पर दफनाया गया है, सबसे सुंदर महिला को। लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हर्ट वॉज शी। वो कैसी थी? वो कैसी थी? सी वॉज लाइक, मतलब बेहतरीन, माने बहुत ज्यादा खूबसूरत। वैसा उस जगह पर कोई नहीं था जहां पर वाल्टर डिलामेरे साहब रहते थे। वो बताते हैं कि वो इधर उधर आराम से विचरण करती थी, खूब प्रेम से। ये एक फ्रेज है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। कहीं पर जहां उसका दिल चाहता था वहां वो जाती थी, घूमती थी, फिरती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। अब देखिए क्या बोलते हैं, वेस्ट कंट्री मतलब जहां पर वाल्टर डिलामेरे साहब रहते हैं, अब उस इलाके की बात हो रही होगी। वेस्ट कंट्री में उनको लगता है, किसको? वाल्टर डिलामेरे साहब को, कि उसके जैसी सुंदर स्त्री, महिला उस पूरे इलाके में कोई नहीं थी। क्योंकि अगर कोई आदमी इतना ज्यादा किसी के बारे में लिख रहा है, इसका मतलब यह होता है कि वह आदमी उसको प्यार करता है, पसंद करता है, लव करता है। इस कारण से उसके वियोग में जब वो धरती के नीचे चली गई, यानी उसको दफना दिया गया, तो उसके वियोग में उसके दिल से ये आह निकल रही है। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है कि इतनी खूबसूरत महिला जिसको मैं पसंद करता था, वो अब यहां पर दफना दी गई है। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस। अब देखिए क्या बात बोलते हैं, लेकिन ब्यूटी वैनिशेस, वैनिश मतलब होता है गायब होना, खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना। अगर हम मर जाएंगे, हम कितना भी सुंदर हो, अगर हम मर जाएंगे दोस्त, इस खूबसूरती का क्या? आप बहुत खूबसूरत हैं, मर जाएंगे, आपको जला दिया जाएगा, इस खूबसूरती का क्या? कुछ नहीं, खत्म, सब नश्वर है दोस्त, सब मॉर्टल है, सब खत्म हो जाना है। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अमीर हो, कुछ भी हो, इस धरती में अगर आप आए हैं तो आपको धरती छोड़कर जाना ही है। आप खाली हाथ आए थे भैया, खाली हाथ जाएंगे। ब्यूटी पासेस, ये खूबसूरती चली जाती है दोस्त। ठीक है, हाउएवर, फिर भी, रेयर इट बी, अब फिर भी उनके मन से वो प्यार खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या बोलते हैं भैया, फिर भी उस तरह की खूबसूरती बहुत कम है। जैसे आप किसी को पसंद करते हैं, जैसे आप लड़की हो तो किसी लड़के को पसंद करेंगे, लड़का है तो किसी लड़की को पसंद करेंगे। जब आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो आप उसके भावनाओं में, उसके चीजों में पूरी तरीके से उतर जाते हैं। जैसा कि सब कोई बोलता है, प्यार अंधा, लूड़ा, लंगड़ा सब होता है। आप देखिएगा
गोरा लड़का का काली गर्लफ्रेंड, काली लड़की का गोरा गर्लफ्रेंड, गोरा लड़का का काली, ये होते रहता है। आप बोलेंगे अरे देख अंगूर को लंगूर मिल गया, अरे बोलेंगे देख लंगूर को अंगूर मिल गया। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती को देख रहे हैं। एक याद रखिएगा, आप किसी के सिर्फ बाहरी खूबसूरती को देख रहे हैं। आप एक बार उसके हृदय को देखने की कोशिश कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि प्यार अंधा होता है कि लंगड़ा होता है कि लूला होता है। लोग प्यार दिल को करते हैं, ना कि इस शरीर को करते हैं। जो लोग इस शरीर को करते हैं उसको प्यार नहीं, उसको हवस बोलते हैं दोस्तों। जो दिल को प्यार करते हैं असली में प्यार वही होता है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। जैसे जब उसको दफना दिया गया था बाबू, जमीन के नीचे लगा दिया गया था, माने दफना दिया गया था, तब उसकी जो तकलीफ हो रही थी वो वहां पर प्रकट कर रहे हैं। हु विल रिमेंबर, जो उसको याद रखेगा। चली गई है, उसको छोड़ के चली गई है। भैया जिसको छोड़ के कोई चली जाएगी तो कैसा उसको महसूस होगा, आप सोच के देखिए, बहुत खराब महसूस होगा। फिर भी वो क्या बोलते हैं, हु विल रिमेंबर, जो उसको याद रखेगा। किसको, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस महिला को जो उस प्रदेश में रहती थी, उसको लोग हमेशा याद रखेंगे, उसकी खूबसूरती को। अरे कौन था, वाल्टर डिलामेर साहब। इस तरह से इस कविता को इस तरह से वर्णन किया गया है। सोचिए, इसमें उसकी खूबसूरती को बताया गया है, वैसा खूबसूरत कोई नहीं है उसको भी बताया गया है। ये अपने प्यार को भी बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमेशा हम उसको याद रखेंगे। क्योंकि जब वो मरी है इनको पता नहीं था, जब वो मरी है दफनाया गया तो इनको पता नहीं था, और जब पता चला तो ये अपनी आह को शब्दों में व्यक्त किए हैं, जो हम लोग के सामने कविता के रूप में है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो पहला है, वेयर डज द लेडी लाइव, वो महिला कहां रहती है। सोच के देखिए, वो महिला वेस्ट कंट्री में, मतलब पश्चिम भाग में रहती है। कहां, इंग्लैंड के पश्चिमी प्रदेश में वो रहती है। और अभी कहां पर है, वो अभी धरती के नीचे, यानी उसको दफना दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, वो पोएट को कैसी दिखती है। अरे भैया, वो पोएट को दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया बोल दी हम यहां पर, बट वेस्टर्न कंट्री में बात होगा, वहां के हिसाब से वो सबसे खूबसूरत महिला लगती है उसको। उससे सुंदर कोई, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री इन इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, वॉज सी अ काइंड एंड कंसिडरेबल लेडी, क्या वो काइंड थी, कंसिडरेबल थी, ऐसा आपको लगता है। तो कवि ये सोचता है कि वो ऐसी नहीं थी। क्यों नहीं सोचता है, इसलिए सोचता है क्योंकि वो उसको छोड़ के चली गई, बताई भी नहीं। अब जिसको आप छोड़ के चले जाएंगे, बताएंगे नहीं, बिना बोले चले जाएंगे, तो आप क्या आप उसको पसंद कर पाएंगे। क्यों चली गई, काहे गई, किस लिए गई, बोल के जाती, कैसे भी करके जाती, इसलिए आप कहीं ना कहीं एक बार आपके दिमाग में खटकेगा ये वाला बात। What does the poet think about the beauty? पोएट जो हैं ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं, खूबसूरती के बारे में क्या सोचते हैं। आपको याद होगा उस पोएम में, ब्यूटी वैनिशेस और ब्यूटी पासेस। खूबसूरती क्या होती है, खत्म हो जाती है, जो भी है गुजर जाती है। अगर आप मर गए तब तो आप जमीन के नीचे चले गए या जला दिया गया, जो भी है। या नहीं तो अगर आप जिंदा हैं तो आज आप हो सकता है कि बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो, मिस यूनिवर्स हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र होगा वैसे वैसे आपकी ये खूबसूरती खत्म होती चली जाएगी। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आती चली जाएंगी और एक समय आप बूढ़ी हो जाएंगे। अब उस समय आपकी ये खूबसूरती कहाँ जाएगी। इसलिए बोलते हैं खूबसूरती गायब हो जाती है या फिर खूबसूरती जो है आपसे गुजर जाती है, आपके उम्र के साथ साथ खत्म हो जाती है। अगला जो पोएम है, क्वेश्चन है दोस्त, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का इससे क्या मतलब निकलता है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कागज को मोड़ छोड़ के नहीं फेंक देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, टूट जाना,
इसको हम लोग क्रम्बल बोलते हैं। अब पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि वो क्रम्बल हो गया? अरे भैया, जब वो पोएट जो है, यहां पर क्रम्बल का मतलब उदासी से लिया गया है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि वो मर गई है, उसको पता नहीं था, जब उसको पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसका दिल टूट गया कि इतनी खूबसूरत लड़की महिला जो थी वो हमको छोड़ के चली गई। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है दोस्त? तो कवि को ऐसा महसूस होता है। इस लाइन से यही वो बताने की कोशिश किया गया है, व्हेन आई क्रम्बल। ठीक है, जब मैं टूट गया, क्यों? जब मैं उदास हो गया, जब जाना कि वो महिला मर गई है, तो उससे ज्यादा हमको सबसे ज्यादा दुख किसको होगा दोस्त? कवि ये बोलना चाहता है। अगला जो है क्वेश्चन है, एम्बिग्यूटी इज अ पोएटिक डिवाइस। एम्बिग्यूटी जो है एक पोएटिक डिवाइस है, मतलब पोएटिक मतलब कविता संबंधित एक तरह का शब्द है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब होता है जो दोनों के बीच में होना, दुविधा में हो जाना, इस टाइप से। विच इज यूज टू सजेस्ट मोर देन वन मीनिंग एंड एटीट्यूड, जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा अर्थ प्रकट करना, एक से ज्यादा एटीट्यूड को दिखाना। कमेंट ऑन द एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी शब्द पे आपको बताना है। इन द यूज आपको कैसे करना है? ऑफ वर्ड लाइट इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम। इस कविता में, कविता के जो सेकेंड लाइन में द लाइट एंड हर्ट ऐसा करके जो एक शब्द लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, उसे आपको बताना है संबंधित करके क्या यहां पर मतलब निकलता है। यहां पर एम्बिग्यूटी का मतलब देखिएगा दोस्त, बहुत स्पष्ट है कि वो महिला बिना बताए इधर उधर वो मूव करती है, कहीं भी वो चली जाती है, बिना बताए वॉन्डर करती है, जैसा उसका दिल चाहता है वैसा करती है। मतलब यहां पर एक दो धारी टाइप का बात हो रहा है, दुविधा टाइप का बात हो रहा है, कभी एक तरफ प्लस कभी एक तरफ माइनस वाली बात हो रही है। वो तो एक फ्री है, कहीं भी चली जाती है। यहां पर कभी ये बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि कहीं पर भी वो चली जा रही है। इस लाइट वर्ड के संबंधित कहीं पर आप कैसे चले जाते हैं? जब तक आप अपने आप को हल्का महसूस नहीं करेंगे, कहीं प्रेशराइज महसूस नहीं करेंगे, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कवि यहां पर बताने की कोशिश किया गया है। यहां पर लाइट का मतलब प्रकाश से भी संबंधित होता है, रोशनी से भी संबंधित हो सकता है, ब्राइटनेस से भी संबंधित हो सकता है, उसकी खूबसूरती से भी संबंधित हो सकता है। तो आप एक शब्द का एक तो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त, और एक भावार्थ होता है, तो आप भाव से भी इसका अर्थ को निकाल सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं। What according to the poet are the two qualities of beauty? ब्यूटी का दो क्वालिटी क्या हो सकता है दोस्त? कवि क्या बोलना चाहे? दो बात बोले हैं। ब्यूटी जो होती है रेयर होती है, माने बहुत कम ही लोग उतने खूबसूरत होते हैं जितना कि कवि चाहता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट, ठीक है, पहला चीज वो। दूसरा, ब्यूटी जो होती है वो वैनिश हो जाती है, समय के साथ साथ ये खत्म हो जाती है। आप मरते हैं तो खत्म होती है, और जब आप ओल्ड होते हैं, जब आपका उम्र बढ़ता है, तो धीरे धीरे आपकी जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो कभी इसी के बारे में ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है। What will happen when the poet dies? जब पोएट मरेगा तो क्या होगा? क्या होगा जब कवि मरेगा? तो क्या होगा? जब कवि मरेगा तो कवि उस महिला को याद करेगा मरते समय। जैसे अगर हम लोग किसी परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, जब वो क्वेश्चन नहीं याद होता है तो क्या करते हैं? हम लोग अपना वो दिन याद करते हैं जिस समय हमको पढ़ना था और हम नहीं पढ़े थे, जिस समय पिताजी बोलते थे पढ़ने के लिए और हम नहीं पढ़ रहे थे, जिस समय सर जी बोल रहे थे और हम नहीं पढ़े थे, मतलब उन दिनों को हम याद करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कवि मर रहा होता है, जब हम मर रहे होंगे, तो हम किसको याद करेंगे? अपने उन चीज़ों को याद करेंगे जिसको हम सबसे अधिक पसंद किया करते थे। तो कवि सबसे अधिक पसंद किसको कर रहा था? उस महिला को, इसलिए महिला को याद करना। राइट अ नोट ऑन द फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ द पोएम। अब देखिए, फिलोसॉफिकल मीनिंग का यहां पर आपको जो चाहेंगे सब लिख सकते हैं दर्शन के रूप में, मतलब इटर्नल मीनिंग ऑफ द पोएम। इटर्नल मीनिंग क्या है? कवि एक तो क्या है कि कवि बच्चों से संबंधित कविताओं को बहुत ज़्यादा लिखा है, पहला बात आप ये लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ ऐसे लिख सकते हैं कि कवि जो है वाल्टर डिलामेर साहब जो हैं, उनकी हर कविताओं में बहुत सुंदर से चित्रित तो करते ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं
उनको निराशा भी दिखती है, अपने पिताजी का, खोए हुए पिताजी का गम भी उनको उस कविता में दिखता है। इसलिए सब बात अच्छा करते करते कहीं ना कहीं एक निराशा वाली बात भी उनके कविताओं में आ जाती है। उसके बाद जब इस कविता से अगर लें तो ये बताना चाहते हैं कि सबसे खूबसूरत महिला को वो प्यार करते हैं, लेकिन वो भी उसको छोड़ के चली जाती है। सोचिए कितना बड़ा गम है, दुख है, इसको भी वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इस तरह से आप उनको लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू फील द पोएम इज आयरनिकल इन मीनिंग। आयरनिकल इन मीनिंग का मतलब क्या होता है? विरोधाभास करना, आयरनी है। एक तरफ खूबसूरती है, सुंदर है, तो एक तरफ दुख भी है। यही तो आयरनी है हमारे समाज में, हमारे जीवन का। बात करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, आज का दूसरा पहलू ये होता है कि हम सबसे अधिक दुखी भी हैं, हमारे घर में कोई नहीं है। तो अमीरी का क्या फायदा जब आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं? आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, और खाना आप क्या खाते हैं? तो साग और रोटी खाते हैं, लौका का सब्जी और भात खाते हैं, लौका का सब्जी और रोटी खाते हैं, नेनुआ का सब्जी और रोटी खाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अरे भैया इतना संपत्ति का क्या फायदा जब आपको खाना में नेनुआ का सब्जी और रोटी खाने का मिल रहा है। हम अभी देखिए आपको नेनुआ का रोटी खिला रहे थे। यानी परेशानी समझिए, यही आयरनी है। इतनी अधिक खूबसूरत महिला मर गई, ये तो आयरनी है ना, उसके खूबसूरती का सुख भी नहीं भोग पाए कभी। यही जो विरोधाभास वाली जो बात होती है दोस्त, इसी को हम लोग आयरनी कहते हैं। एक तरफ कुछ, उसका जस्ट अपोजिट वहां हो रहा होता है, उस सिचुएशन में हम लोग आयरनी की बात करते हैं। तो यहां पर यही कवि जो है बोलने का मतलब रखना चाहता है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जितना सुंदर से आप चित्रित करेंगे दोस्त, ये मतलब नहीं है कि आप कितना रट्टा मार के बैठे हैं। छोटा छोटा लाइन सुंदर से अरेंज कर दीजिएगा, आपका आंसर बहुत सुंदर हो जाएगा दोस्त। आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना है? आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, हम तो आपको सिखाएंगे ही कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है बाबू कि छोटा छोटा वाक्य ग्रामेटिकल सही लिखने की कोशिश कीजिए। हम तो आपको पीडीएफ दे रहे हैं, ट्राई कीजिएगा, फिर पीडीएफ में से मिला लीजिएगा, आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। समझिएगा इस बात को दोस्त, ठीक है? मिलेंगे अगले पोएम में दोस्त, अगले वीडियो में, अगले पोएम में, ठीक है?